गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्जुन सक्सेना। और गाइस लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि इंडिया की इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस किस तरीके की थी और ब्रिटिश रूल क्या हुआ करता था। छोटी छोटी टर्म्स हमने देखी थी, जैसे स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है और कॉलोनियल रूल किसे कहते हैं, जिसको हम ब्रिटिश रूल के नाम से भी जानते हैं। तो एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेता। हमने पिछली क्लास में हमने क्या क्या देखा था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी तक हमने कॉलोनियल रूल और ब्रिटिश रूल की डेफिनेशन देखी थी। हमने उसके बाद एक टर्म देखी थी स्टैग्नेंट इकोनॉमी, जिसका मतलब वो इकोनॉमी जो एकदम से रुक गई हो, एकदम से स्टक हो गई हो। और ये इस टाइप की इकोनॉमी कहाँ थी, जब ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ चल रहा था। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट में ही देखा था इंडियन इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिश रूल, के ब्रिटिश शासन से पहले जब अंग्रेज इंडिया में आए थे, उससे पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी किस चीज पे डिपेंडेंट थी और किस तरीके से चलती थी। सो गाइज आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश रूल के टाइम, दैट मीन्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड किस तरह की हुआ करती थी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज लैंड टेन्योर सिस्टम के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सो गाइज इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि बिफोर ब्रिटिश रूल हमने ये पढ़ा था अपनी लास्ट वीडियो में, आप जाके देख लेना, कि जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन थी 85%, हमने देखा था कि मोर देन 85% जो हमारी पॉपुलेशन थी इंडिया की, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। तो हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम एक मात्र हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर ही था। अब ये कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या है? एक्चुअली बात यह है कि उस टाइम पे ब्रिटिश रूल से पहले जब हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में काम करते थे, उस टाइम पे हम वही क्रॉप्स उगाते थे जो हमारे सेल्फ कंज्यूम्शन के लिए या विलेज आर्टिसंस के लिए अवेलेबल हो सके। हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो भी क्रॉप्स हम उगाते थे वो रेगुलर क्रॉप्स हुआ करती थी, वो हमारे खुद के ही कंज्यूम करने के लिए हुआ करती थी। उसको बेचकर हम पैसे वगैरह नहीं लिया करते थे, क्योंकि उस टाइम पे हमारा बार्टर सिस्टम कुछ चलता था। आपने सुना भी होगा, हम सब पढ़ भी चुके। सो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में यही था कि सामान के बदले हम सामान लिया करते थे। एग्जाम्पल, मी एज अ फार्मर और मेरे किसी फ्रेंड को जैसे गेहूं चाहिए, तो मैंने उसको 10 किलो गेहूं दे दिए और उसके बदले में उसने मुझे मुड्डा दे दिया। अब मुड्डा क्या होता है? जिसमें हम बैठते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि विलेज आर्टिसंस या सेल्फ कंज्यूमेशन के लिए उस टाइम पे हम क्रॉप्स उगाया करते थे। सो एट द सेम टाइम मुझे जिस चीज की जरूरत थी उसने मुझे बुला के दे दी, उसने मुझे बैठने का मुड्डा दे दिया। और उसको गेहूं की जरूरत थी, सो जो मैंने उगाए थे गेहूं, मैंने उसको वो 10 किलो दे दिया। ठीक है, बट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल अंग्रेजों ने क्या किया था कि जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हुआ करती थी हमारी, उसको थोड़ा मॉडरेट कर दिया था। और उनको ये बोला गया था कि आप खाली जो भी क्रॉप्स उगाओगे वो कैसी हुआ करेगी, वो कैश क्रॉप्स हुआ करेगी। आइए एक नजर देख लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स, दैट मीन्स कॉटन, इंडिगो एसेट्रा। कैश क्रॉप्स नाम से पता चल रहा है वो क्रॉप्स जिनके बदले में तुरंत क्या जनरेट होता है? पैसा, जिसको बेचकर तुरंत हमें मनी मिल जाए। कॉटन, इंडिगो, इस तरीके की जो क्रॉप्स हुआ करती थी वो कैश क्रॉप्स की कैटेगरीज में आया करती थी। कॉटन हम सबको पता है, सूती, जो हम कपड़े भी पहनते हैं। इंडिगो, अब इंडिगो क्या है? हमने इंग्लिश का चैप्टर भी पढ़ा था इंडिगो। ठीक है, इंडिगो का कुछ ऐसा मतलब नहीं है टिपिकल जैसा आप सोच रहे हो। इंडिगो का सिंपल मीनिंग है, अब वो है नील, नील की खेती। ठीक है, सो ब्रिटिशर्स क्या करते थे? फार्मर्स को गिवन हाई प्राइसेस फॉर कैश क्रॉप्स, फार्मर्स को लालच देते थे कि अगर आप कैश क्रॉप्स उगाओगे तो हम आपको दुगना पैसा देंगे। अब ऑब्वियसली आप या मैं हो, कोई भी हो, हम वही काम करना चाहेंगे जिसमें हमारा ज्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, तो ऐसे ही फार्मर्स क्या करते थे? कैश क्रॉप्स, रेगुलर क्रॉप्स से कहां शिफ्ट हो गए थे? कैश क्रॉप्स पे। थर्ड पॉइंट, ब्रिटिशर्स यूज देम एज रॉ मटेरियल्स। ब्रिटिशर्स क्या करते थे? जो भी यहां से कैश क्रॉप्स उनको मिलती थी फार्मर्स के द्वारा, वो उनको अपने कंट्री में, इंग्लैंड में सप्लाई कर देते हैं एज अ रॉ मटेरियल। अब क्या होता था? यहां से रॉ मटेरियल वहां जाता था, यहां से कैश क्रॉप्स वहां जाती थी, सारा सामान बनाने का उनके पास तैयार होता था। और वहां इंग्लैंड में वो क्या करते थे? उसको फर्दर प्रोसेस करके, दैट मीन्स कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, वो वापस कहां सप्लाई करते थे? हमारे इंडिया में। सो आप देख रहे हो, सामान बनाने के लिए जो इनपुट्स चाहिए वो तो इंडिया से वहां जा रहे हैं, वो भी बहुत कम कॉस्ट पे।
ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा। ब्रिटिशर ने उसकी भी अलग से पॉलिसी बनाई थी। तो अभी के लिए समझ लो कि यहाँ से सामान बनाने के लिए बाहर जा रहा है और बाहर से सामान तैयार होकर एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनकर वापस इंडिया में आ रहा है और दुगने तिगने दामों में यहाँ पे बेचा जा रहा है। हम ये देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कैसे खत्म की थी। आइए देखते हैं। फोर्स्ड द पीपल टू गेट इनटू एग्रीकल्चर सेक्टर। यहाँ के लोगों को फोर्स किया था कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर में चले जाओ, जिससे क्या हुआ था, टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का बर्थ हुआ था। टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या क्या हुआ था ये भी देख लेते हैं। कन्वर्ट इंडिया इनटू द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स। जो हमारा भारत है वो एक रॉ मटेरियल का सप्लायर बनकर रह गया था और कुछ नहीं। दूसरी चीज, डेवलप इंडिया एज अ मार्केट फॉर ब्रिटेन। जब भी यहां से रॉ मटेरियल वहां ब्रिटेन जाता था, वहां से वो लोग क्या करते थे, फिनिश्ड गुड में उसको कन्वर्ट करके हमारे यहाँ से इनपुट लेकर उसमें कुछ वैल्यू ऐड करके जब वापस वो इंडिया भेजते थे, तो वो जो सामान होता था वो दुगना तिगना हो जाता था, जिससे ब्रिटिश मार्केट बहुत अच्छी चलने लगी थी। वहां की गवर्नमेंट बहुत अच्छे से कमा रही थी, बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही थी। प्लस साइड बाय साइड क्या हो रहा था, जो यहाँ के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो भी धीरे धीरे करके खत्म हो रही थी। गाइड, सेकंड पॉइंट है हमारा डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी। इसके अंदर क्या क्या था, अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ ब्रिटिश गुड्स। अब ब्रिटिशर्स ने कैसी पॉलिसीज डिजाइन की थी कि जो भी सामान उनका ब्रिटेन से इंडिया में आता था उस पर वो लोग क्या करते थे, बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते थे। दैट मीन्स विदाउट एक्सेसाइज ड्यूटी वहां से सामान यहाँ आता था, जिस वजह से उनको कुछ पे नहीं करना पड़ता था यहाँ पे अपना सामान लाने में। सेकंड चीज, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अब वो क्या करते थे, यहाँ से इंडिया से जब ब्रिटेन में रॉ मटेरियल जाता था तो उस पर किसी भी तरह का कुछ टैरिफ नहीं लगाते थे, जिस वजह से उनको रॉ मटेरियल एकदम चीपेस्ट वे में अवेलेबल हो जाता था। थर्ड, हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्टेड इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। अब ध्यान में देने वाली बात यह है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ये पढ़ रहे थे कि ब्रिटिशर्स ने क्या क्या किया था, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज बनाई थी। तो उन्हीं पॉलिसीज में से ये भी एक पॉलिसी है। अब लास्ट पॉइंट कह रहा है कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के जितने भी एक्सपोर्टेड आइटम्स हुआ करते थे, दैट मीन्स यहाँ से जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बनके बाहर सप्लाई होते थे, उस पे उन लोगों ने इतना ज्यादा ड्यूटी लगा दी थी, अलग अलग ड्यूटीज इतनी लगा दी थी कि वो सामान एक्सपोर्ट होना ही कम हो गया था, क्योंकि उसकी डिमांड लो हो गई थी हाई प्राइस की वजह से, और जिस वजह से यहाँ की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी। बाकी के पॉइंट्स मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि हमारी वीडियोस ऑलरेडी इतनी बड़ी हो गई है। सो ये जो कुछ पॉइंट्स है ये आपको मैं मेन चीज बता दूंगा, जिसको बना के भी लिख सकते हो, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सो नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्पिटिशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। अब ब्रिटेन में क्या हुआ करता था, वहां पे इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी, वहां पे मशीन मेड प्रोडक्ट्स जो थे वो रेडी टू यूज एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में इंडिया इंपोर्ट हुआ करते थे। सो हमारे यहाँ के जो लोगों का कंपटीशन हुआ करता था वो सीधा सीधा किससे होता था, ब्रिटेन मेड गुड्स से, मशीन मेड प्रोडक्ट से। जो भी ब्रिटेन में सामान बनता था वो मशीन से बनता था और बहुत जल्दी बनता था, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड इंडिया में क्या होता था, इंडिया में सारी चीजें हमारी होती थी, ठीक है। सो आप बोल सकते हो कि हाँ यहाँ पे उनके कंपैरेटिवली बहुत कम प्रोडक्शन हुआ करती थी, ठीक है, जिस वजह से यहाँ की मार्केट डाउन होने लगी थी। लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, वही बात आ गई है कि इंडिया में कोई भी मशीन बेस्ड इंडस्ट्री नहीं हुआ करती थी जैसे ब्रिटेन में हुआ करती थी। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि हम फिनिश गुड नहीं बना सकते थे। चेंजेस इन पैटर्न ऑफ डिमांड, लोगों के जब डिमांड के पैटर्न में चेंज आता था, दैट मीन्स कि इंडिया किसी भी अगर कंट्री के साथ अगर ट्रेड कर रहा है और वहां के कंट्री के जो लोग हैं उनका एकदम से डिमांड पैटर्न चेंज हो गया। सपोज अभी आपको, जैसे मैंने अभी टी शर्ट पहनी है राउंड नेक की, ठीक है, तो अभी तक हमारे जो लोग हैं वो राउंड नेक की टी शर्ट हाथ से बना रहे। सपोज सडनली क्या होता है, वहां के लोगों ने डिमांड एकदम से चेंज कर दी, अब उनको वी नेक की टी शर्ट चाहिए। अब हमें वी नेक की टी शर्ट शिफ्ट करने में बहुत टाइम लगेगा और जितने ऑर्डर हमारे पास आएंगे
और उनको ऑर्डर को टाइम से डिलीवर करना भी हमारे लिए एकदम इम्पॉसिबल होगा। ऑन दी अदर हैंड ब्रिटेन में क्या हुआ करता था कि जैसे लोगों के डिमांड पैटर्न एकदम से शिफ्ट हुआ करते थे, सो उसके अकॉर्डिंगली वो अपने मशीन्स को सेटअप करते थे और उस तरीके के प्रोडक्ट्स को वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देते थे। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ रेलवेज। अब ये जो पॉइंट है आपका, आने वाले टॉपिक्स में पॉजिटिव वे में भी हम आपको बताएंगे कि रेलवे इंडिया में बहुत फायदेमंद हुआ है। जैसे हम जानते हैं कि इंडिया की जो रेलवे है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। चलो वो हम चर्चा बाद में करेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो ब्रिटिश रेलवेज हुआ करती थी, ये अपने ही फायदे के लिए उस टाइम पे यूज किया करते थे कि जो ब्रिटिश मेड प्रोडक्ट्स हुआ करते थे उसकी डिलीवरी के लिए वो अपने रेलवेज का यूज किया करते थे, और रेलवे में वही प्रोडक्ट हुआ करते थे जो खाली उन्हीं के प्रोडक्ट्स होते थे। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड हमारे जो इंडियन मेड प्रोडक्ट हुआ करते थे उनको डिलीवर कराने के लिए या तो आप पैदल जाओ या तो बैलगाड़ी में जाओ, वो आप खुद सोच लो, वो उनकी हेडेक नहीं हुआ करती थी। ब्रिटिश लोग क्या करते थे, सीधे सीधे अपनी डिलीवरी फास्ट करने के लिए अपने रेलवेज का यूज किया करते थे, और यहाँ के लोगों को उस टाइम पे रेलवे यूज करने का जो अथॉरिटी वो नहीं हुआ करती थी। जो भी रेलवे यूज करेगा वो ब्रिटिश के फायदे के लिए ही यूज करेगा। दैट मीन्स अगर उनका प्रोडक्ट डिलीवर कराना है और लेबर हमारी चाहिए तो ही वो रेलवे हमें यूज करने के लिए अलाउ करते थे, अदरवाइज नहीं करते थे। दिस इज द एंड ऑफ वीडियो पार्ट 2 एंड आई होप कि आपको एक एक टॉपिक, एक एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर किसी भी कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, मैं आपकी हर क्वेरी का रिवर्ट करूंगा। थैंक यू सो मच।